Good morning, dear students. In earlier video, I explained the poem Lebanon Top before you. In this video, I am going to tell about the summary of this poem, namely the Lebanon Top, and after that, I will tell about some poetic devices used in this poem. First of all, I am going to tell about the summary of this poem in both languages, first in English and after that I will tell you in Hindi. Please listen to me carefully. The Lebanon Top summary will help students learn about this poem in a simplified manner. It is written by Ted Hughes. The poem revolves around a Lebanon tree and a goldfinch bird. The core theme of the poem shows us the repaying relationship between the two. Further, it begins by describing how the Lebanon tree is pretty quiet in the yellow September light. He notices the yellow leaves of the tree and the seeds on the ground. It appears to be still fleetingly till a goldfinch bird perches on its branch. The poet witnesses the tree come to life as soon as the bird starts chirping. Upon the arrival of the mother goldfinch, the tree and the nestlings start chirping and become alive. She keeps flying in and out to feed her young ones. Thus, when she leaves, the tree once again dons its elusive silence. Now we have to understand the summary of this poem in Hindi. Lebanon Top नामक जो ट्री है, इस कविता में बड़े सरल तरीके से बताया गया है। ये कविता टेड ह्यूजिस के द्वारा लिखी गई है। पूरी कविता लेबरनम ट्री और एक गोल्डफिंच बर्ड दोनों के केंद्रित है। यानी इस पोएम में लेबरनम ट्री और एक गोल्डफिंच नामक चिड़िया, इन दोनों के बारे में बताया गया है। इसका जो मूल भाव कविता का ये दर्शाता है कि उन दोनों के बीच आपस में कैसा संबंध है। यानी लेबरनम ट्री और जो गोल्डफिंच चिड़िया है, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ये इसमें दर्शाया गया है। आगे जब ये शुरुआत होती है तो किस तरह से जो लेबरनम पेड़ है, सितंबर लाइट में भी जब रोशनी होती है तो कितना सुंदर लगता है देखने में। कब ये देखता है कि जो इसकी पीली पत्तियां हैं पेड़ की और जमीन पर जो पड़े हुए बीज हैं वो कितने सुंदर लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जो गोल्डफिंच नामक चिड़िया है, जब उस पेड़ की ब्रांच पर आकर के बैठती है तो कवि को क्या अनुभव होता है। कवि जैसे ही वो चिड़िया आती है, उस गोल्डफिंच चिड़िया को देख करके प्रफुल्लित होता है, और जब वो चिड़िया आकर के पेड़ पर बैठती है तो उसके जो यंग वंश हैं वो भी चहचहाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गोल्डफिंच आती है तो जो पेड़ और उस पर जो नेस्टलिंग्स यानी चिड़िया के जो बच्चे हैं वो एक तरह से सक्रिय हो जाते हैं और वो चहचहाना शुरू कर देते हैं। वो चिड़िया आकर के अपने बच्चों को खाना खिलाती है, फिर बाहर निकलती है। इस प्रकार जब वो वहां से जाती है पेड़ से, तो एक बार वो पेड़ फिर से शांत हो जाता है। ऐसा इस पोएम की समरी में बताया गया है। Now you have to understand
the poetic devices used in this poem. 4 poetic devices have been used in this poem. Number 1, alliteration. Alliteration is a figure of speech in which the particular syllable is repeated again and again. इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार. सेप्टेम्बर सनलाइट, एस इसमें रिपीट किया गया है, टी को भी रिपीट किया गया है. ट्री ट्रेंडल्स, टी और आर को रिपीट किया गया है. दैट्स व्हाई हियर वी कैन सी द पोएटिक डिवाइस alliteration has been used. Next, simile. Simile is a figure of speech in which the comparison between two different qualities is made and the words of comparison are used. इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार. इसमें 2 विभिन्न चीजें होती हैं अलग अलग, उनके गुणों की तुलना की जाती है और इसकी पहचान होती है कि वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज सो लाइक. जहां भी एज या सो या लाइक लिखा हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि वहां पर सिमिली का प्रयोग हुआ है. स्लीप एज ए लिजार्ड, इसमें एज का प्रयोग किया गया है. लिजार्ड इतना चिकना, इतना गोरा, जिस तरह से लिजार्ड छिपकली होती है. इसमें गोल्डफिश चिड़िया का कंपेयर किया गया है लिजार्ड से. That's why the poet has used in this example simile. Next, metaphor. We will call this poetic device into Hindi रूपक अलंकार. Metaphor is an impolite simile. हिंदी में कहते हैं रूपक जो होता है वो सिमिली का सुधरा हुआ रूप होता है. Comparison between two different types of things is made, but the words of comparison are not made, not used. तुलना तो इसमें भी की जाती है, लेकिन तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है. सिमिली में जहाँ एज लिखा हो, सो लिखा हो, लाइक लिखा हो, वह सिमिली होता है. मेटाफर में एज सो लाइक नहीं लिखा जाता है, लेकिन कंपैरिजन किया जाता है. She enters the thickness, यानी वो थिकनेस में प्रवेश करती है. ऐसा माना जाता है कि थिकनेस जहाँ होगी वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता है. ए मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन जो है स्टार्ट हो जाती है. इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, वह अपने परिवार का एक इंजन है. मेटाफर प्रयोग किया गया. शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, दिखाते हुए चेहरा. मास्क कहते हैं कवर को, बार्ड में ढका हुआ आइडेंटिटी कहते हैं पहचान. तो यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग हुआ है. लास्ट पोएटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम इज पर्सोनिफिकेशन. Personification is a figure of speech in which the lifeless ideas or objects are described as human being. यानी बेजानदार चीजों को जहाँ मनुष्य के रूप में वर्णन किया जाता है वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है. हिंदी में कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार. हम देखेंगे यहाँ पर द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कंपन शुरू कर देता है. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन प्रयोग किया गया है. जनरली कंपन जिसको करना चाहिए तो डर की वजह से इंसान को करना चाहिए. In this way, we are able to understand the summary of this chapter, this poem, and the poetic devices those have been used in this poem. Thanks a lot.